गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है जयदेवी कंप्यूटर क्लासेस में। तो आज है 2 मई 2021 से। तो हम आज शुरू करेंगे सामान्य हिंदी, जो यूपीएससी, जीडी इत्यादि विभाग में आप लोगों के लिए सहायक होगा। तो देखते हैं हिंदी का जो हमारा ये टेस्ट सीरीज चल रहा है, इसमें देखते हैं आज के कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हुए हैं आप लोगों के लिए। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो हिंदी जो है ये किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय, द्रविड़, आष्ट्रिक, चीनी। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि हिंदी जो है उसको, इसका विकास क्रम क्या है। ठीक है, तो हिंदी का विकास क्रम हम देख लेते हैं। तो हिंदी का विकास क्रम है, पहले क्या आई? पहले आई है संस्कृत। ठीक है, पहले संस्कृत, उसके बाद आई है प्राकृत। क्या आई है? उसके बाद आई है प्राकृत, और इसके बाद में आई है अपभ्रंश। क्या है? अपभ्रंश। ओके, इसके बाद आई है अपभ्रंश, फिर इसके बाद में आई है अवहट्ट। क्या आई है? अवहट्ट। ठीक है, इसके बाद में आई है अवहट्ट, फिर आई है प्राचीन। ठीक है, क्या आई है? फिर आई है प्राचीन हिंदी। ठीक है, तो ये हमारा इसका विकास काल रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी भाषा है भारोपीय परिवार की भाषा है। ठीक है, हिंदी जो है वो भाषा भारोपीय परिवार की भाषा है। ठीक है, ओके, चलते हैं। तो हम चलेंगे अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, कब जहाँ चलेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सर्वाधिक भाषा जो है, बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसमें हिंदी, संस्कृत, तमिल, उर्दू। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ये आप बताएंगे। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है हिंदी। ठीक है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा जो है वो हिंदी है। ठीक है, तो देख लेते हैं जो भारोपीय परिवार की भाषा है। भारोपीय परिवार, अभी हमने ऊपर जो पढ़ा है, वो भारत में कितने % बोली जाती है? 73%। ठीक है, और इस यहाँ द्रविड़, जो द्रविड़ है, द्रविड़, ठीक है, यहाँ जो द्रविड़ है, द्रविड़ परिवार की भाषा है, वो 25% बोली जाती है। ठीक है, 25% बोली जाती है। आष्ट्रिक 13%, 1.3%, और चीनी या तिब्बती 0.7%। ठीक है, यहाँ बोली जाती है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो कन्नौजी, बांगरू, अवधी, तेलुगु। तो इसमें से जो है हमारी कौन सी भाषा है जो किस हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है भाषा, ये आपको बताना है। तो इसमें हमारी कौन सी भाषा हो जाएगी जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ठीक है, तो आप लोग बताएं। तो इसमें हमारी जो है हिंदी के अंतर्गत भाषा नहीं आती है तेलुगु। ठीक है, तेलुगु जो भाषा है वो हमारी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। ओके, कौन सी है? तेलुगु भाषा जो है हमारी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। कन्नौजी, बांगरू और अवधी, ये भाषाएं हमारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, कहाँ आती हैं ये हिंदी के अंतर्गत आती हैं। तो देख लेते हैं हम हिंदी के जो भाषाएं हैं, आधुनिक भाषाएं, वो देख लेते हैं कौन कौन सी भाषाएं किस में आती हैं। ठीक है, तो क्या देखेंगे? तो हमारी जो है अपभ्रंश के भेद, हिंदी में जो अपभ्रंश के भेद हैं, तो सौरसेनी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? तो सौरसेनी हिंदी के अंतर्गत कौन भाषाएं आती हैं वो हम आपको बताते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं सौरसेनी। ठीक है, सौरसेनी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? तो इसमें पश्चिमी हिंदी आती है। कौन सी? पश्चिमी हिंदी आती है। ओके, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। ठीक है, राजस्थानी इसी के अंतर्गत आती है। ठीक है, और कौन सी आती है? इसमें गुजराती आती है। कौन सी? गुजराती। ओके, गुजराती भी इसी के अंतर्गत आती है। फिर हमारा आता है नेक्स्ट मगधी, अर्धमागधी। ठीक है, अर्धमागधी को ही पूर्वी हिंदी के नाम से जाना जाता है। तो मागधी में कौन कौन सी आएंगी भाषाएं? मागधी में आ जाएगी बिहारी, उड़िया, बांग्ला और असमिया। ठीक है, ये बिहारी भाषा मागधी भाषा के अंतर्गत आएंगी। कौन सी? अर्धमागधी भाषा के अंतर्गत कौन सी आएंगी? पूर्वी हिंदी, बिहारी, उड़िया, बांग्ला और असमिया। ठीक है, फिर आती है हमारी इसके बाद है खस।
खस के अंतर्गत कौन सी आती है? तो उसमें जो पहाड़ी भाषाएं होती हैं वो सौरसेनी से प्रभावित होती हैं, वो भाषाएं इसमें आती हैं खस के अंतर्गत। फिर आती हैं ब्राचड़। ब्राचड़ में पंजाबी जैसे है, पंजाबी भाषा, ये भी सौरसेनी से प्रभावित होती है, पंजाबी, सिंधी, ठीक है, ये भाषाएं आती हैं। नेक्स्ट है मराठी, तो मराठी में मराठी भाषा आती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? तो नासिक व्यंजन देखना है श, व, ग, ज। तो इसमें से जो हमारा है नासिक व्यंजन कौन सा होगा ये आप बताएंगे। तो इसमें हमारा नासिक व्यंजन जो है, नासिक व्यंजन हो जाएगा व, ठीक है। जो भी हमारे वर्णमाला में जो पंचमाक्षर होते हैं, ठीक है, हमारी वर्णमाला में जो पंचमाक्षर होते हैं वे सभी नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। तो नासिक के व्यंजन हमारे कौन कौन से हैं ये आप लोग बताएंगे। तो देख लेते हैं। का से मा तक, का से मा तक जो भी महत्वपूर्ण व्यंजक हैं, ठीक है, का से मा तक जो भी पंचमाक्षर हमारे होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। तो कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं उसमें हम कि हमारे का से मा तक नासिक के व्यंजन कितने हैं, ठीक है। तो हमारे नासिक व्यंजन कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन सा? एक होता है ड, ठीक है, यहाँ होता है, ओके। और फिर क्या होता है? एक होता है हमारा ढा से ढक्कन वाला, ठीक है, ओके। एक अड़ा होता है और एक ना होता है, ठीक है। ये हमारे नासिक के व्यंजन होते हैं, ठीक है, ओके। क्या होते हैं ये हमारे नासिक के व्यंजन होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ए ऐ वर्ण जो हैं ये क्या कहलाते हैं? नासिक, मूर्धन्य, ओष्ठ, कंठ, तालव्य। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, आप लोग बताएंगे। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा क्या? क्वेश्चन नंबर 6 में डी क्या हो जाएगा? कंठ, तालव्य। तो इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है ए दे तो कंठोस्था, ठीक है, ए दे तो कंठोष्ठ का कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, ठीक है, इसका ये सूत्र होता है ए दे तो कंठ तालव्य। तो ए दे तो इसमें ए आया जो हमारे वर्ड आते हैं ये कंठ तालव्य के अंतर्गत आते हैं। अब हम देख लेते हैं ओष्ठ। तो इसमें ओष्ठ के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो ओष्ठ के अंतर्गत हमारे वर्ण आते हैं, आप लोग बताएंगे कौन से आते हैं। तो ओष्ठ के हमारे अंतर्गत वर्ण कौन से आ जाएंगे ये आप देखते हैं कौन बताएगा हमारा। तो ये हमारे ओष्ठ के अंतर्गत वर्ण कौन से आते हैं? पा, फा, मा, बा, भा, पा, फा, बा, भा और मा, ये हमारे ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नासिक के व्यंजन हमने देख लिए, ठीक है। मूर्धन्य, अब हमारे जो मूर्धा के अंतर्गत वर्ण आते हैं ये आप देखें कौन बताएगा। तो मूर्धा के अंतर्गत हमारे वर्ण कौन से आते हैं? मूर्धा के ट, ठ, ड, ढ और ण, ये हमारे मूर्धा के अंतर्गत वर्ण आते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन कौन से हैं? तो अयोगवाह वर्ण कौन कौन से हैं? छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छुटो बड़ो, अंग आह। तो इसमें से जो है हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा? तो इसमें अंग और आह हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। अयोगवाह वर्ण कितने हैं? तो अयोगवाह वर्ण हमारे होते हैं 2, ठीक है। कौन कौन से हैं? अंग और आह, ठीक है। अंग और आह ये हमारे अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं? ये अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? तो पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली, उत्साह। तो इसमें हमारा जो है द्वित्व व्यंजन किस में है? तो द्वित्व व्यंजन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। दिल्ली में डबल ला है ना, ला आधा है, एक ला पूरा है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें ये द्वित्व व्यंजन है, ठीक है। 2 बार ला का प्रयोग हुआ है इसीलिए इसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं, ठीक है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। उन्नति, 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 उन्नति। तो इसमें हमारा जो वर्ण है वो कौन सा सही इसमें हो जाएगा? तो इसमें हमारा कौन सा वर्ण शुद्ध वर्तनी हो जाएगी? तो इसमें हमारा उन्नति ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा है ये हमारा सही हो जाएगा, उन्नति, उन्नति, ठीक है। ये शुद्ध वर्तनी इसकी लिखी हुई है। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10,
यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चलें। तो इसमें दुर्गम जो है हमारा कौन सा वर्ड सही हो जाएगा? तो इसमें दुर्गम वर्ड ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर हमारा है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है दुर्गम। दुर्गम ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, दुर्गम, ये दुर्गम हमारा सही है। ओके, ये दुर्गम हमारा है सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, अन्वेषण, अन्वेषण, अन्वेषण या अन्वेषण। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है आप लोग बताएंगे। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अन्वेषण। अन्वेषण को शुद्ध वर्तनी में ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, जानवी, जानवी, जानवी या जहानवी। तो इसमें से हमारा जो वर्ड है वो कौन सही हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जानवी। जानवी की शुद्ध वर्तनी ऐसे होती है। ठीक है, देख लेते हैं। निरर्थक, निरर्थक शब्द, निरर्थक का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो निरर्थक का जो है सही संधि विच्छेद करना है। तो आप बताइए, निर प्लस अर्थक, निरह प्लस अर्थक, नि प्लस अर्थक या निरा प्लस अर्थक। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नि प्लस अर्थक। तो इसे क्या हो जाएगा? निरर्थक। यह हमारा सही हो जाएगा, निरर्थक। ओके, क्या सही हो जाएगा? निरर्थक हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है धरेश। धरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो धरा प्लस अंश या धर प्लस ईज या धरा प्लस ईज या धरा प्लस इस। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर 14 में क्वेश्चन नंबर हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा इसमें? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धरा प्लस ईस। धरेश में हमारा धरा प्लस ईस सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निराशा। निराशा में सही, निराशा का सही संधि विच्छेद कीजिए। निरा प्लस आशा, निर प्लस आशा, निह प्लस आशा या निराह प्लस आशा। तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर सी, निह प्लस आशा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, निराशा, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है महोष्ण का सही संधि विच्छेद है। तो महोष्ण में सही संधि विच्छेद हमारा कौन सा हो जाएगा? महो प्लस उष्ण, महा प्लस उष्ण, महो प्लस उष्ण या महा प्लस उष्ण। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महा प्लस उष्ण। ठीक है, ये महोष्ण हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, फिर है कृदंत। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। तो कृदंत प्रत्यय जो हैं हमारे किसके साथ जुड़ते हैं ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? तो इस ऑप्शन नंबर को 17 का हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सही हो जाएगा क्रिया। क्रिया जो है ये क्रिया के साथ में जुड़ते हैं। कृदंत प्रत्यय जो हैं ये क्रिया के साथ में जुड़ते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या होते हैं? कृदंत जो प्रत्यय हैं वो क्रिया के साथ में जुड़ते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगाने से बनता है। इसमें से कौन सा पद गलत है? तो दैविक, सामाजिक, भौमिक, पक्षिक। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो 18 में हमारा सही हो जाएगा पक्षिक। ठीक है, पक्षिक में ये हमारा पक्षी प्लस इक होता है ना, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, दैविक में एक प्रत्यय लगा हुआ है, सामाजिक में भी एक प्रत्यय लगा हुआ है, भौमिक में भी एक प्रत्यय लगा है, पक्षिक में एक प्रत्यय नहीं लगा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? तो इसमें देखना है प्रत्यय से किसकी रचना हुई है। अभियोग, व्यायाम, अपमान या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा? तो इसमें हमारा प्रत्यय से किस शब्द की उत्पत्ति हुई है? तो इसमें से किसी की भी नहीं। ठीक है, इसमें से किसी की भी प्रत्यय की से रचना नहीं हुई है। ठीक है, किसी की भी नहीं हुई है, तो इसमें से हमारा कोई नहीं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो बेइंसाफी में कौन सा उपसर्ग हमारा सही हो जाएगा? बे, इन, बेई या बेइन।
तो इसमें हमारा बे सही हो जाएगा, बेइंसाफ़ी। ठीक है, उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। ठीक है, प्रत्यय जो होता है वो शब्द के पीछे लगता है और उपसर्ग है शब्द के पहले लगता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निशाचर। निशाचर में कौन सा समास है? तो आप बताएंगे अव्ययी भाव, कर्मधारय, न्यज या बहुब्रीहि। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है बहुब्रीहि। निह प्लस निशाचर। निशाचर मतलब रात में विचरण करने वाला। ठीक है, कौन सा है? निशाचर का अर्थ होता है, निशाचर का अर्थ होता है रात में विचरण करने वाला, इसीलिए ये है बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौराहा। चौराहा में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव या द्विगु। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 22 में हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्विगु समास। चौराहा में जो पहला वर्ण होता है वो क्या होता है? संख्यावाचक होता है, इसीलिए ये द्विगु समास कहलाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दस मुख में कौन सा समास है? 10 मुख में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या द्विगु। तो 10 मुख में हमारा कौन सा समास हो जाएगा, ये आप लोग बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 में हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुब्रीहि समास। 10 मुख हैं जिसके, अर्थात रावण। ठीक है, दशानन, जो दशानन था उसके कितने मुख थे? तो 10 मुख थे, इसीलिए इसे 10 मुख तो किसके थे? ये विशेष अर्थ निकालता है, इसीलिए बहुब्रीहि समास कहलाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 24। सुपुरुष में कौन सा समास है? सुपुरुष में कौन सा समास है देख लेते हैं। तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्वंद्व। तो क्वेश्चन नंबर 24 में हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा का ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में है जैसे सुपुरुष, पुरुष जो सुंदर है, जो पुरुष जो सुंदर है उसे बोलते हैं सुपुरुष। ठीक है, तो इसीलिए जो है बढ़ के अंतरात जब आता है तो वहाँ कर्मधारय समास कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या समास हो जाएगा? जो है कि, तो जो पुरुष सुंदर है उसे क्या कहते हैं? सुपुरुष। तो ये कर्मधारय समास हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। यौगिक शब्द कौन सा है? तो यौगिक शब्द इसमें कौन सा है? पंकज, पाठशाला, दिन, जलज। तो क्वेश्चन नंबर 25 में हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो यौगिक शब्द कौन सा हो जाएगा? पाठशाला। पाठ मतलब पाठ, एक शब्द हो जाएगा हमारा पाठ और एक शब्द हो गया शाला, तो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है पाठशाला, इसीलिए इसे यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, शब्द कितने प्रकार हमारा ये शब्द कितने प्रकार के होते हैं? यौगिक, योगरूढ़ और रूढ़, यौगिक, योगरूढ़, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा यौगिक शब्द कौन सा है? तो पाठशाला हमारा इसमें यौगिक शब्द है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, संकर। तो क्वेश्चन नंबर 26 में हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विभावरी। विभावरी हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा। विभावरी है बिजली का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, किसका है? बिजली का पर्यायवाची शब्द है, ये तत्सम शब्द हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है योगरूढ़ शब्द कौन से हैं? तो योगरूढ़ शब्द इसमें है हमारा कौन सा शब्द हो जाएगा? पीला, घुड़सवार, लंबोदर, नाक। क्वेश्चन नंबर 27 में हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा जो हमारा योगरूढ़ शब्द होना चाहिए? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लंबोदर। लंबोदर मतलब लंबा है उधर जिसका, अर्थात श्री गणेश। ठीक है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा? योगरूढ़ शब्द हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेत्री का पुल्लिंग रूप है, तो नेत्री का पुल्लिंग रूप इसमें कौन सा हो जाएगा? नेता, नेत्र, नेतिन या नेताइन। तो इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा ही हो जाएगा नेत्री का? तो नेत्री का पुल्लिंग शब्द आप लोग बताएंगे इसमें कौन सा ही हो जाएगा? तो नेत्री का पुल्लिंग शब्द इसमें हमारा सही हो जाएगा नेता। नेता का स्त्रीलिंग होता है नेत्री और नेत्री का पुल्लिंग होता है नेता। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारक के कितने भेद होते हैं? 7, 8, 9, 10। तो इसमें देख लेते हैं कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक सब जानते होंगे, कारक हमारे कितने प्रकार के होते हैं? तो कारक हमारे होते हैं, आप लोगों को हम बताएंगे। तो कारक हमारे
क्वेश्चन नंबर 29 में हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 8। ठीक है, तो क्या होता है, कर्ता, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, अधिकरण, संबोधन और संबंध। ठीक है, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने की स्थिति में संबंध का की के अधिकरण में पर और संबोधन हे हो रे। ठीक है, तो कितने प्रकार के होते हैं, कारक हमारे 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। के लिए किस कारक का चिन्ह है, तो जो इसमें के लिए है वो किसके लिए हमारा कारक चिन्ह हो जाएगा, कर्म के लिए, संप्रदान के लिए, संबंध के लिए या अपादान के लिए। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 30 में ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 30 में हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए। ठीक है, तो ये के लिए जो वर्ड है ये संप्रदान के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय जयदेवी कंप्यूटर क्लासेस। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सुझाव दें कि वो हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें। ये जो हमारी हिंदी की टेस्ट सीरीज है ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक एवं महत्वपूर्ण साबित होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।